वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप लीगल एड अवाम की अदालत और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। क्या याद करेंगे आप कि हम आपको फिर अपना फोन नंबर बता दें, इसलिए कि हम आपके बहुत अपने हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम को अपना समझिए। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 0423630948। ब्रेक से पहले हमें मुबारक साहब की कॉल थी और उन्होंने कहा कि कोई तो ऐसा कानून होना चाहिए कि जो भी बंदा किसी की मदद करे तो उसको ज्यादा तंग ना किया जाए। तो एक बात मेरी तरफ से वो ये कि जब नेकी की जाती है तो थोड़ी सी तो मुश्किल आती है ना, इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जब नेकी की तो आप ये सोचें कि 2 घंटे जाया हुए, लेकिन कितना सवाब कमाया आपने। आपने अल्लाह की जात को खुश किया, आपने उस इंसान की ढेरों दुआएं ली, उसकी फैमिली की ढेरों दुआएं ली। तो एक 2 घंटे के पीछे जहां पे इतनी ढेरों दुआएं मिल जाएं तो छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया कीजिए। तो कानूनी मशवरा लेते हैं खुर्रम साहब से। खुर्रम साहब, फिर एक कॉल है, हम पहले कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम, आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी आमिर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी देर पहले मैं एक कॉल सुन रहा था एक बच्चे की, और उसमें बच्चे ने ये कहा था कि मैंने मतलब हेल्प की और उसके ऊपर उल्टा जो डॉक्टर है उसने केस कर दिया। और आपने इसको डिफाइन भी किया, आपने बोला है कि लाइक ये आप नेकी करें और नेकी करने के बाद दरिया में डालने वाली आपने सजेशन दी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कोट करना चाहता हूँ कि जितनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है सब माशरे में और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, माएँ भी अपने बच्चों को ये तंबीह करती हैं कि कहानी बच्चों जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता देखो, जहाँ पे कोई भी मसला देखो, वहां से अवॉइड करके निकल आओ। सही बात, उस चीज में आप इन्वॉल्व ही ना हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे वकील साहब ने ये बात की कि हो सकता है कि उन्होंने खुद उसको मार के, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए हों। मतलब जितना बेइज्जती का दौर चल रहा है, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि कोई बंदा ऐसा है इस पूरे पाकिस्तान में जो किसी को मार के फिर खुद डॉक्टर के पास ले जाए? यहाँ पे तो किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब जो सामने तड़प रहा हो वो उसको उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। तो जो बंदा मार रहा है वो उसको कैसे उठा के लेके जाएगा? जी, कॉल करने का शुक्रिया, थैंक यू। जी खुर्रम साहब। जी, थोड़ी सी तो सिंपैथेटिक हो ही जाता है वो इंसान, खुसूसन नॉर्मली ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं वो कि लोग मार कर भाग जाते हैं। किसी ने किसी गाड़ी ने कोई राहगीर को हिट किया, वो कहते हैं कि यार मेरी मुसीबत पड़ेगी मेरे ऊपर, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज में जाना पड़ेगा, वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, हम देखते हैं अक्सर कि कुछ नरम दिल रखने वाले भी लोग मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर। वो अगर कोई थोड़ी बहुत चोट किसी को लगे या किसी का कोई इंजरी हो जाए तो उसको अपनी गाड़ी में या कॉल करके किसी भी एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटलाइज। असल में इन्होंने बात की फ्रस्ट्रेशन की, बात इनकी भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक बात आ जाती है इंसानियत की, तो ये कहना कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। जब तक अच्छे लोग और इंसानियत दुनिया में बाकी है तब तक दुनिया बाकी है, वरना तो कयामत आ जानी चाहिए। तो आप भी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं कि अगर हल्की फुल्की चोट लग गई, इवन बाज़ दफा अगर स्वेयर इंजरी भी हो जाती है किसी को, तो वही लोग कोशिश करते हैं हेल्प करने की भी। तो ऐसी छोटी सी एग्जांपल मौजूद है। लास्ट जो चीफ सेक्रेटरी साहब का एक वाकया आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हुआ, उनके ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, वो एक रिटायर्ड कोई कर्नल साहब थे, आई थिंक मेजर थे, वो इधर कैंटवेल एरियाज में सुबह सुबह आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो वो गाड़ी हिट हुई, वो डेथ हो गई उनकी। उनको लेके बकायदा वो गाड़ी में डाल के लेके गए, हॉस्पिटल पहुंचाया उन्होंने। तो ऐसा होता है, इंसानियत है अभी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वो खुद उनकी हेल्प करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि लोग इस वजह से वहाँ इंतजार उनको करना पड़ता है कि पुलिस ये जाना चाहती है। पुलिस केस इसलिए बन जाता है कि जो बंदा लेके आया पता चले कि वेदर उसने ही कोई ऐसा क्राइम किया या वो सिर्फ उसने हेल्प किया और वो उठा के वो लेके आया, इसलिए वो सारी वो तफसील से इंतजार करना पड़ता है। जी डेफिनेटली, वो जब जिसको हिट हुआ होता है, जिसको जो इंजर्ड होता है, वो जब होश में आएगा उसको उससे स्टेटमेंट ली जाएगी कि भाई आपको किसने हिट किया। वो कहेगा भाई ये इंसान तो मुझे उठा के लेके आया, इसको कोई कसूर नहीं है, तो डेफिनेटली पुलिस तो उसको कुछ नहीं कहेगी ना, ही विल बी फ्री, वो चला जाएगा। और फिर जिसके खिलाफ भी वो शिकायत करना चाहेंगे, गाड़ी का नंबर उन्होंने देखा है या कुछ प्रॉब्लम उनके साथ हुई है, तो फिर आगे पुलिस प्रोसीड करेगी, है ना। आप ये बताएं कि अब आप क्या समझती हैं कि जितना आपने एक फैसला जल्दबाजी में करने की कोशिश की और एक गलत मशवरे पे अमल करने की कोशिश की, तो अब उतनी ही देरी आपको भुगतनी पड़ेगी? देरी क्या, मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं वहाँ जा सकती हूँ। कॉज मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी उनके पास हैं जो कि मैं उनको ट्रेस आउट नहीं कर पा रही हूँ कि वो हैं किधर। और दूसरा ये कि मैं कानूनी तौर पे अगर मैंने उनकी FIR भी कटवाई है लेकिन उनके ऑफिस का कोई नामो निशान ही नहीं है, देन पुलिस भी इसमें मेरी क्या हेल्प कर रही है। वो कुछ मतलब वो
भेज देते हैं, आ जाइए कल आइए आपके कल आइए, पास उनमें से कोई किसी का हेल्प फोन नहीं है। नंबर, कोई वैसे पहचान? लेकिन वो नंबर बंद है, मोबाइल नंबर थे वो बंद है, कोई ऑफिशियल नंबर नहीं था। आप इन पुलिस को इन्फॉर्म इस एक्सटेंट तक कीजिए आप कि आप उनको जिस जगह पर आप गई, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जगह पर जाकर आपने पैसे दिए उनको, उस वक्त कोई तो उनका स्ट्रक्चर होगा ना, कोई ऑफिस होगा, बिल्कुल बिल्कुल वो ऑफिस में वो ओनरशिप पे होगा, वो पुलिस जो है ना वो कड़ी से कड़ी फिर जोड़ती उनकी है, information ली जा सकती है। information ली जा सकती है कि वो कहाँ मूव किया उन्होंने, या वो कहाँ गए हैं, उससे पहले वो कहाँ थे। लेकिन ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, बल्कि मुझे जस्ट चक्कर लगवाए जा रहे हैं कि आज आइएगा कल आइएगा, आज हेल्प हो जाएगी कल हेल्प हो जाएगी। ये मुझे कोई राह भी नजर नहीं आ रही है कि अगर मैंने इतने पैसे अगर मैंने दे भी दिए हैं तो देन पुलिस भी मेरी कोई हेल्प नहीं आपको कर लगता है रही कि है, पुलिस हेल्प नहीं कर रही है आपकी? नहीं कर रही है। और बिकॉज मैंने जगह भी पॉइंट कर दी है, सारा कुछ पॉइंट कर दिया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। मुझे तो जाहिर नजर नहीं आ रहा कि कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो रही होगी वहाँ आपने पे। कोई लॉयर हायर किया अपने लिए? लेकिन मैं लॉयर हायर करती भी हूँ, लेकिन मुझे वही ना एक वे ही नजर नहीं आ रहा है, तो देन मैं कंप्लेन करूँ तो किसको? मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैं कहा व्हाई नॉट मैं इधर आऊँ और मे भी मेरे लिए कोई अच्छा मशवरा नया आ जाए, कि पहले किसी से मशवरा लेके मैंने अपने इतने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर दिए, बल्कि बहा दिए, लेकिन अब कोई हो सकता है कि कोई मेरे लिए अच्छी एक राह नजर आ जाए। जी ना, हम पहले कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं आसिम बात कर रहा हूँ शाहबाग से। यासीन? आसिम। आसिम, ओके जी। आसिम साहब क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैंने एक आदमी है उसको 2.5 लाख रुपए दिया मलेशिया के लिए, तो उसने मेरे ना वीजा लगवाया था, तो वीजा मेरा 6 दिन का रह गया, मैं एयरपोर्ट गया, मैंने वापस भेज दिया, मुझे बस करेंसी कम थी और वीजा मेरा 6 डे का था, वो कह रहे नहीं जा सकता, तो वो दोबारा उसने कहा कि मैं भेजूंगा, तो इसके लिए क्या मतलब मैंने अभी तक उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, 1.5 माह हो गया। जी आसिम साहब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं इनका सवाल सुनते हुए ये सोच रही थी कि मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग इतनी जल्दी अननोन लोगों के ऊपर जी, trust एतबार लाखों का कैसे कर लेते हैं। वो एक तरफ वो पूरी कंपनी, पूरा ऑफिस उन्होंने सजाया बनाया और फिर उन्होंने झांसा दिया इतना बड़ा, और कहा एक पर्सन जो कि आके ये कहता है कि हाँ मैं आपके लिए वीजा अरेंज करूंगा, सब करूंगा, और हम उसको लाखों कैसे पकड़ा देते हैं। बस ये सारा कुछ झूठ पर मबनी होता है, वो एक कहावत बनी हुई है ना कि झूठा जो है वो लालची को लूट ही लेता है। by any अब means। इस तरह के हालात में इनकी कानूनी मदद भी कैसे की जा सकती है? जी डेफिनेटली। अब वो ये देखें ना, इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने वीजा लगवा दिया, किसी एजेंट के पास गए, उन्होंने उनको वीजा लगवा दिया, ये उधर नहीं जा सके, कहते हैं 6 दिन का वीजा रह गया, लेकिन फिर बहाने से वापस आ गए। हाँ मैं रीच टू द एयरपोर्ट में गया हुआ, मेरे पास करेंसी कम थी, तो वो तो करेंसी का ना होना तो इनका अपना जाती फॉल्ट है, और वीजा भी 6 दिन का तो खैर लगता नहीं, कम से कम 1 मंथ या 6 मंथ का जितने का भी लगा होगा, वो ये नहीं ट्रैवल कर सके, ये लास्ट डेज में गए हैं, तो कोई ना कोई रीजनिंग इमिग्रेशन की होगी उन्होंने वापस उनको भेज दिया। इसके अलावा वैसे बड़े विशेष हैं लोग के जितने बस अजीब सी सिचुएशन हमारी सोसाइटी में हो गई है कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो अब्रॉड। वो हर बंदा चाहता है कि जी मैं वहां जाऊंगा तो पैसों का अंबार लगा होगा और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आई विल डू वर्क फॉर 2-3 आवर्स, उसके बाद मैं पैसे कमा कर अपने घर भेज दूंगा, और जितने पैसे मैं यहाँ से कर्ज लेकर या अपने माँ बाप से लेकर जा रहा हूँ वो विद इन मंथ्स जो है वो वापस चले जाएंगे और प्लस जमा भी हो जाएंगे। कि ये बल्कि कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो गया कि 2-3 साल लगाओ जी बाहर जाकर, उसके बाद आओ और पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस करो जी, बड़ी मौज करो जी, ये वो, कि जैसे पता नहीं वहाँ पैसे दरख्तों के साथ लगे हुए हैं। इस चीज़ को रियलाइज माँ बाप को भी, यंग जनरेशन को करवाना चाहिए कि बिल्कुल वहाँ बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है और बड़ी मुश्किल से वहाँ लोग अर्न करते हैं और आपको सारे अपने काम खुद करने पड़ते हैं। यहाँ तो आपके फैमिली के अंदर आपकी माँ आपकी बहनें आपको इतना ज़्यादा करती हैं फैसिलिटेट, वहाँ तो आप अपनी तो बहुत लाडले होते हैं। यहाँ तो अपनी अर्निंग खुद करेंगे, अपनी वॉशिंग उधर खुद करेंगे, हर चीज खुद करेंगे आप। हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ और से बात कर रहा हूँ, से आबिद मेरा नाम है। जी आबिद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता करना था आजकल जो मैच है सबसे गंदा तुम्हारी जो मैच करते हैं, काम की फेस लेके पेश नहीं होती, फिर कर देते हैं। तो मुझे बताना था किसका आप की शिकायत करेंगे तो मतलब किसको करें या इसकी शिकायत करें तो किससे करें? जी। और दूसरी बात जी, मुझे बात कर रहे हैं कि कौन ऐसा की बात कर रहे हैं तो वो खुद फोन से करते हैं की सबसे बड़ी करते हैं, ठीक है, उनको पूछा तो है नहीं,
इसके लिए मैं मेरा करने चाहिए इनकी शिकायत कब बनी है। जी आबिद साहब ठीक है, इनकी शिकायत इन्हीं से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी गुरम साहब। जी पहले पार्ट का तो मैं मेरे भाई हैं, इनका जवाब दूंगा। बड़े हर्ट लग रहे हैं ये किसी वकील ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। भी इंसान होते हैं, इंसान होता है। और किसी हो सकता है आपका किसी ऐसे वकील से पाला पड़ गया हो, वास्ता हुआ हो जिसने कोई ऐसा आपके साथ कोई हरकत की हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा करे, आपके सेकंड क्वेश्चन आपने किया, तो हमारी एक बॉडी है दैट इज पंजाब बार काउंसिल, वो अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स इन बार काउंसिल एक्ट के तहत बनी हुई है। वो बॉडी, उसकी पूरे मेंबर्स होते हैं और वो पूरा एक उनका एक कोर्ट एक होती है। यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन, आप वहाँ जाए, वो मेंबर जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी बेसिकली होती है, उसको आप दरखास्त दें जाके कि ये वकील साहब है, ये मेरी कोर्ट फीस खा गए, उन्होंने मेरे से पैसे लेके मेरा काम नहीं किया है या कोई मिसकंडक्ट किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो बाकायदा वो उनका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है वकील साहब का, और उनको बाकायदा आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है, आप अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वकला के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो जो मर्जी करते फिर, ऐसा नहीं है। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का एक इदारा काफी है शिकायत के लिए, पुलिस का इदारा। तो मुझे लगता है कि वकीलों से ना ही लोगों को शिकायत हो तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर और वकील दो ऐसे शोबे हैं और ऐसे लोग होते हैं जिनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगता है कि अब बिल्कुल शिफायाब हो गए, हम वापस आएंगे, और ऐसे जब वकील के पास जाते हैं तो लगता है कि अब सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। तो किसी को भी, खैर ये किसी एक प्रोफेशन के हवाले से बात तो नहीं, लेकिन किसी को भी किसी भी दूसरे इंसान की तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहिए। हम अपनी बहुत सी नेकियां, हम अपने बहुत से अच्छे अमाल खो देते हैं सिर्फ किसी का दिल दुखाने की वजह से। हिना, आप ये बताइए कि आपके मियाँ ने अब आपको क्या मशवरा दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, या वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? अभी वो तो मुझे वीजा नहीं भेज पा रहे हैं, बिकॉज जितना भी उनके पास सेव था वो मैं दे चुकी हूँ। अब मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। कोशिश करूँ तो चूंकि बहुत सी लड़कियां भी और बहुत सी ऐसे लोग जो अपनी बेटियों का रिश्ता करना चाह रहे हैं ऐसे लड़कों के साथ जो कि अब्रॉड में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, तो आप लोग की जब शादी होती है तब भी आपको इन सारे हालात का तो अंदाजा होता है, और ये भी पता होता है कि किन मसलों से गुजर के, किन प्रॉब्लम्स को फेस करके हमने आगे जाना है। पेरेंट्स पहले से जानते होते हैं, और उतना ही शौक भी होता है कि बेटियों की ऐसी जगहों पे शादी की जाए जहां पे जो लड़का है वो बाहर कमाता हो। ठीक है जी, वो बाहर का कमाने वाला हो। तो इसकी क्या वजह? फिर उसके बाद कम से कम 2, 3, 4 साल का इंतजार, जैसे कि खुरम साहब ने कहा कि एक लीगल प्रोसेस मौजूद है कि अगर तो वो बंदा वहां का सिटीजन है, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल चुके हैं, तो फिर आपको लीगली इंतजार कर लेना चाहिए 4 से 5 साल का। ये मैं ना सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ बल्कि बहुत सी जो हमारी देखने वाली मेरी बहनें हैं उनको भी सजेशन है कि प्लीज लीगल प्रोसेस का इंतजार कीजिए, बजाय ये कि अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लें, अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल लें और अपने हाथ से लाखों रुपया भी गवाएं। बातें होती रहेंगी, कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ एनएफसी मुल्तान से। जी यूसुफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? खुरम भाई से बात करनी है। खुरम भाई से बात करनी है कि नर्स साहब हैं, जितने वकील हैं, इनके पास जितने भी हमारे जैसे मरीज पहुंचते हैं तो इनको टोटली इनके पास हकीकत मालूम होती है। ये सिर्फ जीतने की फीस लेते हैं, ये क्यों नहीं जवाब उनको देते कि आप गलत है और ये हम फीस आपकी वापस करके आप जाए। मुझे लगता है कि वकीलों का काम है भाई, वो तो साइड लेंगे, वो तो जिसने पैसे लेने हैं उसने उसी की साइड। सर आप इसको अगर ये वकील दुरुस्त हो जाए ना, क्योंकि ये फीस ही लेते हैं इनको जिताने के लिए, इनको हकीकत सब कुछ मालूम होता है कि ये गलत है, लेकिन उनके बावजूद उनको सब झंडे दिखाते हैं, भाई इतनी फीस लेंगे वकीलों के घर चले जाए। देखिए वकीलों का प्रोफेशन है, ये हम लोग क्यों नहीं दुरुस्त हो जाते हैं वैसे बाय द वे कि हम उनके पास जाना छोड़ दें, हमारे अमाल ऐसे हो जाए, हमारे मसले मसाइल कम हो जाएं और हम इनके पास जाना कम हो जाए। लेकिन आपके सवाल के बारे में जरूर हम खुरम साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।